कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पर डीमंस ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। डीमंस के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उनका इस जंग में जीतना तय था। इंसान अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी हारते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ ड्रैगन अज़ुर गॉड था, जो कि हमारे हीरो लियो ज़ेंग की बॉडी में समा जाता है। दूसरी तरफ लियो ज़ेंग इन सब बातों से अनजान हर हाल में बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत उसे इस जंग तक खींच लाती है जहाँ उसे इंसानियत के लिए लड़ना ही होगा। तो चलो अब बिना ज्यादा वक्त जाया करे वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी आपको शुरू में थोड़ी स्लो लग सकती है, इसलिए अगर हो सके तो 20 मिनट तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट 4 रीजन्स में बटा हुआ है, जो कि है द ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन। ये चारों रीजन्स रिसोर्सेज के मामले में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मगर इनके बीच वाला इलाका जिसे सेंट्रल डोमेन कहा जाता है वो पूरी तरह से बंजर है। वहाँ पर कोई जिंदगी नहीं पनपती। इसी वजह से ह्यूमन ने बाकी चारों रीजन्स पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। डीमंस तब बहुत कमजोर थे, जिस वजह से उन्हें जबरदस्ती सेंट्रल डोमेन में रहने के लिए भेज दिया। जिसके बाद साल 425 में डीमंस का लीडर, जिसका नाम था ज़ीफांग, उसने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करके ह्यूमन का फॉर्म अचीव किया। और फिर ज़ीफांग ने डीमंस की एक विशाल आर्मी बनाई और ईस्टर्न रीजन पर हल्ला बोल दिया। तो ईस्टर्न रीजन की मदद के लिए क्लाउड हॉल ने क्लियर स्काई सेक्ट को भेज दिया। दरअसल क्लाउड हॉल इन चारों रीजन्स को संभालता है। क्लियर सेक्ट का लीडर, जिसका नाम था चेन फेंग, उसने डिमोनिक आर्मी के खिलाफ चल रही जंग का नेतृत्व किया। तभी डीमंस के लीडर ज़ीफांग ने ऐलान किया कि जो भी मेरे आगे घुटने टेकेगा वो जिंदा रहेगा, और जो भी मेरे खिलाफ है उसे मौत की सजा मिलेगी। जिसके बाद उसने एक वोल्केनो से एक बहुत विशाल ड्रैगन को बाहर निकाला और उसने चारों ओर तबाही मचा दी। इस भयानक जंग में पता नहीं कितने बेगुनाह ह्यूमंस मारे गए। जिसके बाद चेन फेंग ने उस ड्रैगन के साथ फाइट शुरू कर दी। वो उसे अपनी सोर्ड से चीरता जा रहा था, मगर उस ड्रैगन की खाल इतनी सख्त थी कि उस पर चेन फेंग के अटैक का कुछ भी असर नहीं होता। वो चेन फेंग को अपनी पूंछ से उठाकर दूर फेंक देता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है क्लाउड हॉल की मास्टर निंग यूडी की। वो कहती है कि क्लाउड हॉल चारों रीजन्स का प्रोटेक्टर है, तो हम तुम्हारे जैसे घिनौने डीमंस को इंसानी दुनिया तबाह नहीं करने देंगे। जिसके बाद वो अपनी आइसी क्रिस्टल पावर से उस ड्रैगन पर हमला कर देती है। उसके ऐसा करते ही वो विशाल ड्रैगन पूरा बर्फ में कवर हो जाता है और फिर वो बर्स्ट हो जाता है। अब निंग यूडी सभी योद्धाओं को हुक्म देती है कि जाओ और इन सभी डीमंस को खत्म कर दो। जिसके बाद ह्यूमंस और डीमंस में बहुत भयानक जंग शुरू हो जाती है। निंग यूडी ज़ीफांग से कहती है कि तुम्हारी लालच की वजह से न जाने कितने मासूमों की जान चली गई, आखिर तुम्हें तबाही करके क्या हासिल हुआ। जिस पर ज़ीफांग जवाब देता है कि इंसानों ने पिछले 10,000 सालों से चारों रीजन्स पर राज किया है और हमें उस नरक में भेज दिया। सेंट्रल डोमेन में कुछ भी नहीं था, वो जगह एक जहन्नुम जैसी थी, तो अब डीमंस को वहाँ नहीं रहना। अब इंसानों का टाइम खत्म हो चुका है। अब इन चारों रीजन्स पर डीमंस का राज होगा। जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक पावर से एक टोर्नेडो क्रिएट करता है, जिससे सभी इंसान मारे जा रहे थे। ये देखकर निंग यूडी उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म को समन करती है, जो कि एक पिकॉक था। वही ज़ीफांग एक और ड्रैगन को क्रिएट करता है और उन दोनों में लंबे समय तक जंग चलती है। मगर फाइनली निंग यूडी ने ज़ीफांग और उसकी डीमन आर्मी को हरा दिया, लेकिन इसी के चलते उसकी सोल डैमेज हो गई और निंग यूडी की सोल का एक टुकड़ा ईस्टर्न रीजन में ही कहीं पर गिर गया। वो सोल का फ्रेगमेंट आज तक किसी को नहीं मिला। जिसके बाद कहानी 2 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर ईस्टर्न रीजन के लियो क्लान में जंग छिड़ गई थी। लियो क्लान के 2 मास्टर्स थे। बड़े भाई का नाम था लियो शाओ और छोटे का नाम था लियो बिंगियान। लियो बिंगियान ने लालच में आकर डीमंस के साथ हाथ मिलाया और फिर उसने अपने भाई को तक के लिए धोखा दे दिया। लियो शाओ ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर बिंगियान ने कहा कि अगर हमारे क्लैन को बुलंदियों पर ले जाना है तो बदलाव बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे रहते नहीं हो सकता। तुम बस नियमों का पालन करते हो, मगर उससे सिर्फ मौत मिलती है। जिसके बाद वो अपने भाई शाओ पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि मैं सबको बताऊंगा कि तुम डीमंस के साथ मिले थे। लोग तुम्हें एक धोखेबाज बुलाएंगे और मैं उनका किंग बनूंगा। जिसके बाद वो लियो शाओ को खत्म कर देता है। अब लियो बिंगियान लियो क्लैन का राजा बन गया था और उसने अपने बड़े भाई के बेटे यानी राजगद्दी के वारिस लियो ज़ेंग को गुलाम बना दिया। साथ ही उसने वहाँ के मासूम लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, उन्हें जबरदस्ती स्लेव बनाया। तभी हम एक यांशु नाम के स्लेव को देखते हैं। वो कमजोर होने की वजह से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से राजा का सिपाही उसे कोड़े मारने लगता है। तभी दूसरा एक सिपाही उससे कहता है कि आज ज्यादा मारपीट मत करो, यंग मास्टर यहाँ आने वाले हैं। तो सिपाही लियो यांशु को छोड़ देता है। अब दूसरा एक स्लेव जाकर लियो यांशु को संभालने लगता है और कहता है कि ये जगह पहले जैसी नहीं रही, हम लोगों पर जुल्म हो रहा है और हमें बचाने वाला कोई नहीं। तभी लियो यांशु कहता है कि यंग मास्टर लियो ज़ेंग हमारी मदद जरूर करेंगे, वो इन सबको सबक सिखाएंगे। तो दूसरा स्लेव कहता है कि तुम ये उम्मीद भी मत करना, मैंने सुना है कि ये लोग लियो ज़ेंग पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इन
लोगों ने उसे कैद करके रखा है और साथ ही ये लोग उसे अजीब सी मेडिसिन खिला रहे हैं जिससे उसकी कल्टीवेशन की कोर ब्रेक होगी। साथ ही साथ उसे ढेर सारे अजीब से सपने आएंगे। इसका मतलब ये लोग उसे पागल बनाना चाहते हैं। सच बताए तो उसका दर्द हमसे कई गुना ज्यादा है। और अब हम देखते कि लियो जेंग को कुछ विजन्स दिख रहे थे जिसमें उसके फादर को लियो बिंगियन खत्म कर रहा था। तभी लियो जेंग कहता है कि तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, जिस पर उसके फादर कहते कि मेरे बेटे तुम्हें और तुम्हारी बहन को जिंदा रहना होगा, हालत चाहे कैसे भी हो, तुम हार मत मानना। जिसके बाद बिंगियन उन्हें खत्म कर देता है। ये देख लियो जेंग उसके अंकल पर बहुत भड़क जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके बिंगियन पर कई सारे अटैक्स करता है, मगर बिंगियन बहुत पावरफुल था। वो बस अपनी एक फिंगर से लियो जेंग को उठाकर दूर फेंक देता है। तो लियो जेंग तुरंत ही रेड सैंडल और अपॉर्चुन पाम को एक्टिवेट करके ढेर सारे पाम्स क्रिएट करता है और फिर माउंटेन लेयर सील की मदद से बिंगियन पर हमला करता है। लेकिन बिंगियन कहता है कि तुम्हारी टेक्निक मेरे लिए बच्चों का खेल है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से लिलियाक मिस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और फिर रेल्म कॉन्करिंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए ढेर सारे स्वॉर्ड से लियो जेंग पर अटैक कर देता है। और तभी लियो जेंग की नींद खुल जाती है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि उसने बस एक बुरा सपना देखा था। जिसके बाद वो अपने फादर ने लिखी बुक को अपने चेहरे पर रखकर दोबारा सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ सिपाही आ जाते हैं। उनमें से एक सिपाही लियो जेंग को उठाने के लिए लात मारने लगता है, मगर लियो जेंग तुरंत ही उसका पैर पकड़कर उसे एक पंच जड़ देता है। जिसके बाद वो उस सिपाही को जंजीरों में जकड़ लेता है। तो सिपाही कहने लगता है कि आज यहाँ पर यंग मास्टर आने वाले हैं, अगर तुमने मुझे जरा सी भी चोट पहुँचाई तो तुम्हें पनिश करेंगे। जिस पर लियो जेंग कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अभी खत्म भी कर दिया तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिपाही कहता है कि मुझे अभी के अभी छोड़ दो, वरना प्रिजन में जितने भी कैद लोग हैं उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। ये सुनकर लियो जेंग उसे छोड़ देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए थे, तुम मुझे तुम्हारे यंग मास्टर के पास ले जाने आए थे। तो चलो फिर, हमने यंग मास्टर को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अब लियो जेंग को बाहर ले जाया जा रहा था तो जितने भी लोग कैद थे वो उससे मदद मांगने लगते हैं। तो सिपाही कहता है कि ये तो खुद की मदद नहीं कर सकता, तो ये तुम्हें कब बचाएगा। जिसके बाद हमें कल्टीवेशन की पहली स्टेज यानी इनेट स्टेज के बारे में बताया जाता है। इनेट स्टेज को मास्टर करने के लिए एक वॉरियर को 5 लेवल से गुजरना पड़ता है। पहली है स्किन रिफाइनमेंट, सेकंड आती है फ्लैश रिफाइनमेंट, थर्ड नंबर पर है बोन रिफाइनमेंट, फोर्थ नंबर पर है विसेरा रिफाइनमेंट और सबसे आखिर में आती है मैरो रिफाइनमेंट। तो इन 5 लेवल्स को पूरा करने के लिए यहाँ के सोल्जर प्रिजनर्स को टारगेट बनाते हैं, यानी ये लोग बेबस प्रिजनर्स को पीट पीट कर कल्टीवेशन की इनेट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। अब वो सोल्जर स्लेव को पीटना शुरू कर देते हैं ताकि वो इनेट स्टेज में पहुंच जाए। वो यांशु को एज ए टारगेट चूज करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सिपाही यांशु को मारे, लियो जेंग कहता है कि उसे मत मारो, उसकी जगह तुम मुझे टारगेट बना सकते हो। जिसके बाद लियो जेंग उस योद्धा पर अटैक कर देता है। उसके एक ही पंच में वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी सिपाही लियो जेंग पर बहुत भड़क जाते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर लियो जेंग पर हमला कर देते हैं, मगर लियो जेंग अकेले ही उन सब पर भारी पड़ जाता है और वो उनकी जबरदस्त धुलाई कर देता है। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी पावर से उन सभी पर हमला कर देता है, जिससे वो वॉरियर्स बेजान होकर नीचे गिर जाते हैं। अब वहाँ पर यंग मास्टर लियो फेंग आ जाता है। वो लियो जेंग का चचेरा भाई था। वो कहते हैं, लियो जेंग तुम अभी तक जिंदा कैसे बच गई? मुझे तो लगा था कि मेरे सिपाहियों ने तुम्हें मार दिया होगा। जिस पर लियो जेंग कहता है कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी, मगर मैं जब तक मेरी फादर की मौत का बदला नहीं लेता तब तक किसी में दम नहीं कि वो मुझे मार पाए। जिस पर लियो फेंग कहते हो तो ये बात है, चलो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से लियो जेंग के पास आ जाता है और वाटर पाम बनाकर लियो जेंग पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे लियो जेंग बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वो समझ जाता है कि लियो फेंग की पावर्स बहुत बढ़ चुकी है, तो वो उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी बोन रिफाइनमेंट की पीक लेवल पर कैसे पहुँच गए। जिस पर लियो फेंग कहता है कि इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है, हमारे पूर्वजों ने 2 हेवन और अर्थ पिल रखी थी, तो मैंने उसमें से एक कंज्यूम की, जिससे मेरी लेवल तुरंत ही अप हो गई। तो लियो जेंग कहता है कि पिल खाकर कल्टीवेशन करना अलाउड नहीं है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्लैन के नियमों को तोड़ा है। जिस पर लियो फेंग कहता है कि नियमों का पालन करने से कुछ नहीं मिलता, खुद के बाप को ही देख लो, वो नियमों के पक्के थे लेकिन उसी वजह से वो मारे गए। तो लियो जेंग कहता है कि तुम्हारी गंदी जबान से मेरे फादर का नाम भी मत लो। जिस पर लियो फेंग कहता है, खैर मैं तुम्हें यहाँ पर एक खबर देने आया था, तुम इसे पहचानते हो क्या? ये तुम्हारी बहन का है। मैंने सुना है कि उसने क्लियर सेक्ट में किसी पावरफुल बंदे से पंगा लिया, जिस वजह से उसे सजा के तौर पर पर्ग्यूटरी माउंटेन में भेज दिया और वो बेचारी इस उम्मीद में बैठी है कि तुम उसे बचाने जाओगे। पगली कहीं की। वेल कोई नहीं, मैं भी जल्दी क्लियर सेक्ट जाने वाला हूँ, तो मैं खुद ही उससे मिल लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब लियो जेंग को अपनी सिस्टर लुयान दिखने लगती है, जिसे जंजीरों में जकड़ कर रखा था। अब उसे बस एक ही ख्याल
ख्याल सता रहा था कि वो अपनी बहन के साथ साथ उन सभी लोगों को कैसे आजाद करेगा। अब थोड़ी देर बाद लू जिंग को वापस प्रिजन में ले जाया जा रहा था तो लू यानशु उससे पूछने लगता है कि आप ठीक तो हो ना। ये वही बंदा था जिसको बचाने के लिए लू जिंग ने सोल्जर के साथ फाइट की थी। अब उसके साथ एक और बंदा कैद था। वो कहता है कि तुम लू जिंग से कोई उम्मीद मत रखना, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, हमारा यहाँ कोई भविष्य नहीं है, हमारी जिंदगी इसी प्रिजन में गुजरने वाली है। इधर लू जिंग को टॉर्चर चेम्बर में लॉक कर दिया जाता है। इस जगह पर पहले कल्टीवेशन किया जाता था मगर इन लोगों ने अब उसे टॉर्चर चेम्बर बना दिया था। लू जिंग अपने फादर से कह रहा था कि इन लोगों ने धोखेबाजी करके आपको मार दिया, साथ ही पिल्स खाकर ये लोग अपनी पावर्स को बढ़ा रहे हैं और मैं उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तभी लू जिंग को उसके फादर ने लिखी हुई बुक दिखती है जिसमें सारी अच्छी बातें लिखी हुई थी। उस बुक का नाम था लॉ ऑफ हेवंस। लू जिंग कहता है कि आप अच्छे इंसान थे और देखा ना आपके साथ क्या हुआ, आप खुद के ही छोटे भाई के हाथों मारे गए, जिस वजह से ये किताब और उसकी नॉलेज बेमतलब है, इसका रियल जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जिसके बाद वो गुस्से में आकर उस बुक को आग में डाल देता है और अपना मुंह फेर लेता है। उस बुक को जलते हुए नहीं देख सकता था क्योंकि ये उसके फादर की आखिरी निशानी थी। और तभी हम देखते कि उस बुक के जलते ही उसमें से कुछ स्पेल बाहर आ रहे थे और वो सीधे जाकर लू जिंग की बॉडी पर चिपकने लगते हैं, जिससे लू जिंग को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी चीखें प्रिजनर्स भी सुन लेते हैं। अब सोल्जर भी लू जिंग की आवाज सुनकर चेम्बर के पास आ जाता है। वो देखता है कि लू जिंग तो हवा में फ्लोट कर रहा है और उसकी एनर्जी से वो सोल्जर दूर फेंका जाता है। इधर लू जिंग उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। वहाँ पर अज़ूर ड्रैगन और 9 हेवंस कॉल्ड्रन थी। लू जिंग सीधा उस कॉल्ड्रन में गिर जाता है। उस कॉल्ड्रन के अंदर एक स्पेस थी जहाँ पर मीटियोर गिर रहे थे। उसमें से एक मीटियोर सीधा लू जिंग पर गिर जाता है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। अब वहाँ पर जायंट स्पिरिट आ जाता है जो अपने हैमर से लू जिंग पर अटैक कर देता है। वो जायंट बता रहा था कि तुम आज तक की सबसे पावरफुल टेक्निक को सीख रहे हो जिसे सुप्रीम गॉड रिफाइनमेंट टेक्निक कहा जाता है। लू जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि जायंट उस पर अटैक क्यों कर रहा है। अब वो जायंट स्पिरिट अपने हैमर से लगातार लू जिंग पर हमला कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुम ये टेक्निक सीख गए तो तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स आएगी और तुम्हारी कल्टीवेशन की लेवल्स बहुत तेजी से ग्रो होंगी। अब वो जायंट स्पिरिट लू जिंग को अपने हैमर्स के बीच में क्रश करने लगता है और तभी लू जिंग को उसके फादर का विजन दिखता है। वो उनसे कहता है कि मुझे मेरी सिस्टर को बचाना है, मैं सबको बचाना चाहता हूँ। और फिर वो इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी उसकी आंखों से गिरा आंसू हैमर पर जाके टकराता है और उसी मोमेंट पर लू जिंग के अंदर एक अनोखी पावर्स आ जाती है। उसने सुप्रीम गॉड रिफाइनमेंट टेक्निक को मास्टर कर लिया था, जिसके बाद उन दोनों हैमर्स को डिस्ट्रॉय करके उस जायंट के सिर पर वार करता है और उस सिंगल अटैक से ही वो जायंट खत्म हो जाता है। जिसके बाद लू जिंग उस कॉर्डन से बाहर निकल आता है। वहाँ पर अज़ूर ड्रैगन उसका वेट कर रहा था। अब जैसे वो लू जिंग को देखता है वो उसे निगलने की कोशिश करने लगता है मगर लू जिंग बहुत तेजी से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है। वो उस जायंट के साथ फाइट करके बहुत थक गया था जिस वजह से वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिजन का गार्ड ल्यू बिंगियन के पास आ जाता है। वो काफी घबराया हुआ था। वो कहता है कि शायद ल्यू जिंग ने कोई मिस्टीरियस टेक्निक सीख ली है। ये सुनकर ल्यू बिंगियन थोड़ा परेशान हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक फर्नेस को देखते हैं जिसमें जाइलांग नाम का बंदा स्लेव्स को खत्म करके उनकी सोल को रिफाइन कर रहा था। जाइलांग एक इविल रिफाइनिंग मास्टर था। वो इन गुलामों की सोल की पावर से एक खतरनाक वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था मगर उन स्लेव्स की सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो उस वेपन को बनाने में काम आए, जिस वजह से जाइलांग बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी उसे किसी की बॉडी की खुशबू आती है। वो कहता है कि ये खुशबू जिससे भी आ रही है मुझे उसकी सोल को हासिल करना होगा, मैं उसकी सोल को रिफाइन करके अपना वेपन बनाऊंगा। वो खुशबू लू जिंग की बॉडी की थी। वही दूसरी तरफ ल्यू बिंगियन एक बंदे को मिलने बुलाता है। उसका नाम लू चिंगियान था। वो पूछता है कि अंकल इतनी रात में आपने मुझे मिलने क्यों बुलाया, सब खैरियत तो है ना? तो बिंगियन उसे हेवन अर्थ पिल दे देता है और कहता है कि ऐसी 2 पिल्स थी हमारे पास, एक मैंने मेरे बेटे को दी और ये दूसरी तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम मेरा एक काम करो। जिस पर चिंगियन कहता है कि आप जो बोलोगे वो मैं सब करूँगा। तो बिंगियन उसे वो पिल दे देता है और कहता है कि तुम्हें पता ही होगा मेरे भाई का बेटा ल्यू जिंग अभी भी जिंदा है, मैंने उसे कैद करके रखा था मगर अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम जाकर उसे खत्म कर दो। तो ल्यू चिंगियन कहता है कि मैं अच्छे कामों में देरी नहीं करता, जिसके बाद वो हंसी जाने लगता है। मगर बिंगियन कहता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। ल्यू जिंग के फादर ने उसके लिए एक सीक्रेट टेक्निक लिखी हुई थी, तो आते वक्त वो मैनुअल भी लेकर आना। अगर ल्यू जिंग ने उस मैनुअल को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उससे वो सारे स्पेल्स उगलवाना, यही तुम्हारा मेन मकसद है। तो वो कहता है आप बेफिक्र रहिए, मैं उस टेक्निक को लेकर आऊंगा। अब ल्यू चिंगियन अपने कुछ असासिन्स की मदद से लू जिंग पर हमला कर देता है। लू जिंग उस वक्त कल्टीवेशन स्टेट में था मगर जैसे उसे खतरा महसूस होता है वो तुरंत ही अपनी एनर्जी से असासिन्स पर अटैक कर देता है। जो बाकी के असासिन्स थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लू जिंग ने इतनी जल्दी उन लोगों को कैसे खत्म कर दिया। इधर लू जिंग बोन रिफाइनमेंट के पीक लेवल पर पहुंच गया था, जिसके बाद उन बाकी सारे असासिन्स की धुलाई करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर लू चिंगियन एंट्री मारता है। वो कहता है भाई कैसे हो तुम? जिसके बाद एक
जबरदस्त पंच के साथ लू जिंग को नीचे गिरा देता है और उसके आसपास पिलर्स की वॉल बना देता है ताकि लू जिंग उसमें से बाहर ना आ पाए। वो कहता है कि मैंने इतने सारे असासिन्स को तुम्हें खत्म करने भेजा मगर तुम उन सब पर भारी पड़ गए। इसका मतलब अंकल सही कह रहे थे, तुमने कोई सीक्रेट टेक्निक मास्टर की है तो चलो उस टेक्निक को हैंड ओवर कर दो। जिस पर लू जिंग कहता है शायद तुमने भी पिल्स को कंज्यूम किया है जिस वजह से तुम्हारी पावर्स बढ़ चुकी है, तो एक काम करो खुद ही आकर उस टेक्निक को हासिल कर लो। चेंगियान कहता है कि मैं इतनी देर तक तुम पर रहम कर रहा था क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे मगर तुम जिद कर रहे हो। अगर तुम वो टेक्निक हैंड ओवर नहीं करोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। जिसके बाद वो स्पेस शटरिंग शैडोज को एक्टिवेट करके लू जिंग पर हमला करने लगता है मगर चेनियांग के अटैक से लू जिंग की पावर्स और ज्यादा बढ़ने लगती है। लू जिंग कहता है कि तुम बचपन से ही लालची और खुदगर्ज इंसान थे, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान के साथ दोस्ती की। उसकी बातों से चेंगियान बहुत भड़क जाता है और उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। चेंगियान को लग रहा था कि उसने लू जिंग को मार दिया। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन तभी वो देखता है कि लू जिंग तो जिंदा है। वो एक पावरफुल ऑरा के साथ उसके सामने आ जाता है। ये देखकर चेंगियान को अपनी आंखों पर एतबार नहीं हो रहा था। अब लू जिंग कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो उसके साथ फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच में हमें आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। चेंगियान लू जिंग को किक मारने जाता है मगर वो उसे रोक लेता है तो चेंगियान उस पर रेड सैंडलवुड अपॉर्चुन पाम से वार करता है। जिसके बाद ये दोनों नीचे आ जाते हैं। चेंगियान कहता है कि मेरे पंचे से तुम्हें बहुत परेशानी होने वाली है। तभी लू जिंग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि परेशानी तुम्हें होगी। और तभी ऑटोमेटिकली वो सारे अटैक्स चेंगियान पर ही बाउंस बैक हो जाते हैं और वो बुरी तरह से घायल होकर घुटने पर बैठ जाता है। अब लू जिंग वहाँ बड़ी सोड को उठा लेता है और चेंगियान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिस पर चेंगियान रोने लगता है और कहता है कि मुझ पर रहम करो, हम भाई हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। तभी लियू जिंग को उनके बचपन की मेमोरीज याद आती है तो वो उस स्वॉर्ड को जमीन में घुसा देता है और कहता है कि आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं, मैं हमारी फ्रेंडशिप तोड़ रहा हूँ। जिसके बाद वो टॉर्चर चेम्बर से बाहर आ जाता है। उसे वहाँ देख सभी प्रिजनर्स हैरान थे। वो कहता है सब पीछे हट जाओ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से इस प्रिजन के सारे डोर्स को तोड़ देता है और सभी को आजाद करके वहाँ मौजूद एक सीक्रेट टनल से भागने के लिए बताता है। अब तक वहाँ के गार्ड्स को पता चल गया था कि कैदी भागने की फिराक में है तो प्रिजन की तरफ आ रहे थे। लू जिंग यांशु से कहता है कि तुम सबको लेकर टनल से बाहर जाओ, बाकी गार्ड्स को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो रेथ ऑफ स्टॉर्म क्रिएट करके गार्ड्स पर हमला कर देता है। उस एक ही अटैक में वो गार्ड्स नीचे गिर जाते हैं। इधर यांशु ने सभी को टनल तक पहुंचा दिया था। अब लू जिंग के सामने उसके अंकल लियो बिंगियान आ जाते हैं। वो कहते कि शायद तुम्हें एक स्लेव के साथ साथ गद्दार होने का भी ठप्पा अपने माथे पर लगाना है। लियो जिंग को उसे अपने सामने देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना एक पैर जमीन पर जोर से पटकता है जिसे वहाँ मरे पड़े गार्ड्स की बॉडीज ऊपर फ्लोट करने लगती है। तभी लियो जिंग उन्हीं पर पैर रखते हुए बिंगियान पर अटैक करने जाने लगता है मगर तब तक बिंगियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर उसके अटैक को रोक देता है और कहता है कि तुम वाकई बहुत पावरफुल बन गए हो, चलो अब जल्दी से मुझे वो मैनुअल दे दो। और फिर वो उन्हीं स्वॉर्ड से उस पर अटैक करके लियो जिंग को नीचे फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कॉल्ड्रन को देखते हैं जो कि उसी इवल पर्सन का था जो लू जिंग को मारना चाहता था। वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। इधर लू जिंग बिंगियान की स्वॉर्ड अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वो समझ गया था कि यहाँ से भागने में उसकी भलाई है मगर बिंगियान ऐसा नहीं होने देता। वो हार्ट डिवावरिंग इवल फ्लावर को कमांड देता है जिससे रेड कलर के कई सारे हाथ लियो जिंग को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। बिंगियान कहता है बच्चे तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, चलो अब भाग के दिखाओ मुझे। जिस पर लियो जिंग कहते हैं कि ये डिमोनिक आर्ट है, तुम डीमन से मिले हुए हो लेकिन एक दिन ये डीमंस तुम्हें भी खत्म कर देंगे। जिस पर बिंगियान कहता है कि तुम भी अपने बाप जैसे बेवकूफ हो, तो चलो अब जल्दी से उस टेक्निक के मैनुअल को मुझे हैंड ओवर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाइलांग आ जाता है। वो बिंगियान से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को पॉइजन देने में तुम्हारी मदद की थी तो अभी लड़का मुझे दे दो ताकि हमारा हिसाब बराबर हो जाए। लेकिन बिंगियान ऐसा भला क्यों करेगा। वो लिलियक मिस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके जाइलांग पर हमला कर देता है मगर वो तो कॉल्ड्रन में आराम से बैठा था इसलिए उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो कई सारे बॉम्ब से बिंगियान पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब धुआं छटने के बाद बिंगियान देखता है कि जाइलांग तो लियो जिंग को लेकर चला गया है जिस वजह से वो गुस्से में लाल हो जाता है क्योंकि उसके हाथों से वो मिस्टीरियस टेक्निक छूट गई थी। इधर लियो जिंग की आँख खुलती है और वो देखता है कि उसे तो एक फर्नेस के ऊपर जंजीरों से बांध रखा है। ये काम जाइलांग का था। वो कहता है कि तुम सबसे खास हो, तुम्हारी सोल को रिफाइन करके मैं मेरे वेपन को पूरा करूंगा। ये कोई आम वेपन नहीं है बल्कि ये मेरी जान है। जिस पर लियो जिंग कहता है कि तुम भी मेरे फादर के मर्डर में बराबरी के हिस्सेदार थे, तुमने मेरे अंकल की मदद की थी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर जाइलांग तो अपनी ही धुन में मस्त था। वो अब जल्दी से फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है। उसके अंदर एक
खास स्वॉर्ड थी जिसे वो एक स्पिरिचुअल वेपन बनाने में लगा हुआ था। वो कहता है मेरी जान, आज मैं तुम्हें पूरा करूंगा, इतने सालों के बाद हम एक हो जाएंगे। अब लिू जिंग उससे पूछता है कि बताओ तुमने बिंगियान का साथ क्यों दिया? तो जाइलांग कहता है कि बिंगियान ने मुझे कुछ स्लेव दिए थे और मुझे उनके सोल्स की जरूरत थी, तो मैंने गुलामों के बदले में उसे पॉइजन दे दिया जिसका न कोई रंग था और न ही कोई स्वाद था, और उसी पॉइजन का यूज करके बिंगियान ने तुम्हारे फादर को मार दिया। लेकिन उस कमीने बिंगियान ने जितने भी स्लेव्स दिए थे वो किसी काम के नहीं निकले, उनकी सोल से मेरे वेपन्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार तुम मेरे हाथ आ गए। अब मैं तुम्हें सैक्रिफाइस करके मेरी स्वॉर्ड को पूरा करूंगा। पता है उसका नाम मैंने मून फ्लावर रखा है जो उस पर बहुत सूट होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एक सर्कल बनाकर लिू जिंग पर हमला कर देता है। लिू जिंग की सारी पावर्स उस स्वॉर्ड में जा रही थी जिससे लिू जिंग को बहुत तकलीफ होने लगती है। अब उसकी मौत पक्की थी, मगर तभी लिू जिंग की सी ऑफ कॉन्शियसनेस से रेड एनर्जी बाहर आती है और वो सीधे जाइलांग पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वो एक पिल खा लेता है जिससे उसे काफी पावर्स मिल जाती है। जिसके बाद वो लिू जिंग पर दोबारा से हमला कर देता है और उसकी सोल को खींचने लगता है। लिू जिंग की बॉडी अब मिट्टी की बन जाती है और उस फर्नेस में बहुत बड़ा धमाका होकर उसमें से एक शानदार स्वॉर्ड मून फ्लावर बाहर आ जाती है। उस स्वॉर्ड में जाइलांग को उसकी बीवी का विजन दिखता है। उसे देखकर जाइलांग बहुत इमोशनल हो जाता है और वो विजन वहीं पर ब्रेक हो जाता है। इधर लिू जिंग अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गिरने लगता है। तभी अज़ुर ड्रैगन उसे देख लेता है। लिू जिंग की बॉडी डस्ट होकर गिर रही थी। तभी वो ड्रैगन कहता है कि ये बच्चा तो बहुत वीक है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अब हमें जाइलांग की कहानी बताई जाती है। ये बात तब की थी जब डीमंस लगातार इंसानों की बस्ती पर हमला करते थे। तब जाइलांग एक इंसान था, वो लोगों के लिए पावरफुल वेपन बनाया करता था ताकि वो डीमंस के अटैक से अपनी फैमिली को बचा पाए और इससे जाइलांग अपना गुजारा चलाता था। जाइलांग की वाइफ उससे कहती कि मेरी जान, आज बहुत बर्फ पड़ रही है तो ये स्वॉर्ड बेचने के लिए तुम कल ही जाओ। जिस पर जाइलांग कहता है कि घर में कुछ भी राशन नहीं है, चावल भी नहीं है जिससे हम पेट भर पाए, तो मुझे जाना ही होगा। वैसे भी इस फायर स्वॉर्ड को बनाने का ऑर्डर मिला था तो मैं जल्दी से इसे उसके मालिक को देकर राशन लेके आता हूँ। जिसके बाद वो अपनी बीवी बच्चे को अकेले छोड़कर टाउन में चला जाता है। लेकिन स्वॉर्ड का खरीदार उसे वो स्वॉर्ड खरीदने के लिए इनकार कर देता है। जाइलांग उसकी बहुत मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज इसे खरीद लीजिए, ये काफी अच्छी स्वॉर्ड है, मगर वो मना कर देते हैं। जाइलांग उसे बता रहा था कि मेरे घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है, मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, मगर वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। इसलिए जाइलांग वहीं पर बैठकर रोने लगता है। वो स्वॉर्ड को इतने कस के पकड़ता है कि उसका खून उस स्वॉर्ड पर बहने लगता है। जिसके बाद वो मायूस होकर घर आने लगता है, मगर वो देखता है कि उसके घर के बाहर खून ही खून है। ये देखकर वो सदमे में चला जाता है। एक डीमन ने उसकी बीवी और बच्चे को खा लिया था। ये सब देखकर जाइलांग बहुत रोने लगता है और उसके हाथ से स्वॉर्ड का बॉक्स गिर जाता है। अब वो डीमन जाइलांग को देखकर उस पर अटैक करने आ जाता है तो जाइलांग फायर स्वॉर्ड को उठाकर उस पर हमला कर देता है, मगर वो डीमन उसे नीचे गिराकर उसे काटने लगता है। लेकिन जाइलांग इतना गुस्से में था कि वो उस डीमन को काट लेता है, जिससे वो डीमन गायब हो जाता है और जाइलांग की बॉडी में बदलाव होने लगते हैं क्योंकि उस डीमन की ब्लड से उसकी बॉडी करप्ट हो गई थी। अब वो भी हाफ ह्यूमन हाफ डीमन बन चुका था। उसने अपनी फैमिली खो दी, मगर उसकी फायर स्वॉर्ड उसके पास थी। फैमिली को खोने के गम से वो पागल हो गया। अब उसका एक ही मकसद था, वो स्वॉर्ड को डिवाइन स्पिरिचुअल वेपन बनाना चाहता था। तो अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर लिू जिंग राख बनते हुए कोल्डन में गिर रहा था। वो ड्रैगन कहता है कि अगर लिू जिंग मर गया तो उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी फिर मेरा कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। इधर जाइलांग अपनी स्वॉर्ड को देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि फाइनली उसका सपना पूरा हो गया था। वही दूसरी तरफ ड्रैगन डिसाइड करता है कि वो उसके मास्टर को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता, तो उसे जल्दी से निगल लेता है और उसकी बॉडी में अपनी पावर्स डाल देता है। उसके ऐसा करते ही लिू जिंग की बॉडी सीधे उस फर्नेस में गिर जाती है। जाइलांग को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब वो पूरी केव डिस्ट्रॉय होने लगती है और जाइलांग के सामने असुरी ड्रैगन आ जाता है। वो हंसते हुए अपना मुंह खोलता है। उसके मुंह के अंदर लिू जिंग था जिसमें ड्रैगन की पावर आ चुकी थी। साथ ही ड्रैगन ने उसकी बॉडी पजेस कर ली थी। वो जाइलांग से कहता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे को मारना है तो पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। जाइलांग ये सब देखकर बहुत हैरान था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर ड्रैगन की पावर्स भी है। अब तो मैं तुम्हें रिफाइन करके मेरी स्वॉर्ड को और पावरफुल बनाऊंगा। जिसके बाद वो हाई पियर्सिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर लिू जिंग पर हमला करता है, मगर वो तलवारें उसे कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो सारी तलवारें नीचे गिरने लगती है। अब जाइलांग और लिू जिंग के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लिू जिंग में ड्रैगन की स्पिरिट थी जिस वजह से वो जाइलांग की स्वॉर्ड को अपने दांतों से ही तोड़ देता है। अब जाइलांग अपनी स्पेशल स्वॉर्ड से फायर ऑफ असुरा को क्रिएट करता
होता है और लियो जिंग पर हमला कर देता है, लेकिन लियो जिंग उस पर काउंटर अटैक कर देता है और ये दोनों अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए लड़ने लगते हैं। एक बार तो जायलंग अपनी स्वॉर्ड लियो जिंग के दिल के आर पार कर देता है, मगर उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो कहता है कि मुझे मारने की तेरी औकात नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर एक तूफान बन जाता है और फिर उसी में से स्पेशल डिवाइस बाहर आ जाता है। वो डिवाइस जायलंग की स्वॉर्ड को अंदर खींच लेता है और उस स्वॉर्ड में से लियो जिंग की सोल दोबारा से बाहर निकल कर उसकी बॉडी में डाल दी जाती है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होकर अज़ूर ड्रैगन जायलंग पर फाइनल अटैक कर देता है। उसकी स्वॉर्ड के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जायलंग मरते वक्त अपनी स्वॉर्ड को टच करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी उसकी मौत हो जाती है और इस तरह से अज़ूर ड्रैगन ने लियो जिंग की जान बचा ली थी। लियो जिंग को कुछ भी पता नहीं था कि वहाँ पर क्या हुआ था। वो देखता है कि जायलंग तो मर चुका है, इसलिए वो कहता है कि अब तो मैं तुमसे मेरी फादर की मौत का बदला नहीं ले सकता। उसे जायलंग के पास आर्केड ग्रेड वेपन रिंग और एक डैगर मिल जाता है। वो कहता है कि ये दोनों चीजें मुझे सफर में काम आएगी। अब मैंने क्लियर स्काई के लिए निकलना चाहिए। जिसके बाद लियो जिंग वो रिंग पहन लेता है और तुरंत ही उसके कपड़े बदल जाते हैं। अब वो एक शहजादी जैसा दिख रहा था। जिसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि मैं क्लियर स्काई सेट जा रहा हूँ ताकि मैं मेरी बहन को वापस लेकर आ जाऊँ और फिर मैं आपकी मौत का भी बदला लूंगा। मगर लियो जिंग की ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। अब हमें वही फाइट दिखाई जाती है जो इस कहानी की शुरुआत में हमने देखी थी, यानी लूजिंग की फैमिली मैटर होने के 2 साल बाद डीमंस ने ह्यूमंस पर अटैक कर दिया था। तब क्लियर स्काई के लीडर चेन फेंग ने उनका मुकाबला किया। साथ ही डीमंस के लीडर जीफिंग के साथ क्लाउड हॉल के मास्टर निंग यूडी ने फाइट की थी। उसने जीफिंग की आर्मी को हरा दिया, मगर वो इस जंग में घायल हो गई थी और उसकी सोल का एक टुकड़ा ईस्टर्न रीजन में कहीं पर गिर गया था। अब ये जंग खत्म होते ही लूजिंग वहाँ पर पहुँच गया था। वो देखता है कि डीमंस की एक टुकड़ी ने एक छोटे से विलेज पर अटैक कर दिया है, मगर इससे पहले कि लूजिंग गाँव वालों की हेल्प करे, वहाँ पर क्लियर सेक के लीडर चेन फेंग अपने कुछ डिसाइपल को लेकर आ जाते हैं। वो वहाँ मौजूद सारे डीमंस को खत्म कर देते हैं। लूजिंग को चेन फेंग बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था। तभी चेन फेंग को एक डिसाइपल बताता है कि डीमंस ने पूरा गांव तबाह कर दिया है, हम बस कुछ ही लोगों को बचा पाए, अब इन लोगों का क्या करना है। जिस पर चेन फेंग कहते कि इन बेचारे लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, तो एक काम करो, उन्हें हमारे सेक के साइड वाले विलेज में सेटल कर दो। तो लियो जिंग भी उन्हीं लोगों के साथ क्लियर सेक के लिए रवाना होता है। जिसके बाद हमें ब्लड पूल हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डीमंस का लीडर जीफांग था। उसे खबर मिलती है कि जायलंग नाम का एक बंदा था जो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन था, मगर उसे किसी ने खत्म कर दिया है। तो जीफांग जायलंग की बॉडी को गौर से देखता है और कहता है कि इसकी सोल अभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इसलिए वो अपनी डिमोनिक पावर का यूज करके उसे जिंदा करने लगता है। जीफांग उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पिछली यादें भूलनी नहीं है, तुम्हें याद रखना है कि ह्यूमंस ने तुम्हें मारा था। जिसके बाद जीफांग की पावर से जायलंग की बॉडी में दोबारा से जान आने लगती है। इधर लियो जिंग विलेजर्स के साथ क्लियर सेक के मेन गेट के पास पहुंच जाता है। ये सेक दिखने में बहुत खूबसूरत था। लियो जिंग को कुछ भी करके उसमें दाखिल होना था क्योंकि उसकी बहन इसी सेक में थी, मगर वहाँ पर तो गार्ड्स थे। तभी वहाँ पर वो गार्ड्स बताते हैं कि डीमंस के खिलाफ जंग करने के लिए हमें डिसाइपल की जरूरत है, तो जो भी क्लियर स्काई को ज्वाइन करना चाहता है वो यहाँ आ जाए। तो लियो जिंग भी तुरंत ही लाइन में लग जाता है। वो गार्ड्स उन लोगों से जेंट्रॉय डॉक्यूमेंट्स लेकर उन्हें टोकन दे रहे थे। ये डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास होते हैं जो अपर क्लास यानी रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर लियो जिंग के पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिस वजह से वो गार्ड उसे वहाँ से भगा देते हैं। तभी मूचिन नाम का लड़का लियो जिंग से बात करने आ जाता है। वो कहता है कि शायद तुम पहली बार यहाँ आए हो, मैंने तो कई बार क्लियर सेक में एडमिशन लेने की कोशिश की है, मगर आज तक कामयाबी नहीं मिली, शायद अब मिल जाए। तो लियो जिंग मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मूचिन कहता है, अरे भाई तुम इतनी छोटी बात पर मायूस क्यों हो रहे हो, रुको मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद एक बंदे का टोकन चुरा कर लियो जिंग को दे देता है। लियो जिंग उससे कहता है कि तुमने ये टोकन लाकर मुझ पर एहसान किया है। जिस पर मूचिन कहता है, भाई कोई बात नहीं, आज से हम दोस्त हैं। और तभी वहाँ पर लियो फेंग आ जाता है। ये लियो जिंग का चचेरा भाई था। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। लियो फेंग कहता है कि तुमने मेरे कई सारे गार्ड्स को मार दिया और यहाँ भाग आए, मगर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अभी एक बंदा उससे कहता है कि सीनियर, ये क्लियर स्काई सेक्ट है, यहाँ पर लड़ाई करना अलाउड नहीं है। ये सुनकर लियो फेंग शांत हो जाता है। अब वहाँ पर यंग मास्टर जिंग यन आ जाता है। वो जिंग फैमिली का सदस्य था और जिंग फैमिली एक रॉयल फैमिली मानी जाती थी। तभी मूचिन लियो जिंग से कहता है कि ये बहुत कमीना है, इससे थोड़ा बच के रहना। अब जिंग यन लियो फेंग के पास जाकर कहता है कि तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई, पहले बंदा कौन है, शायद ये तुम्हारा दुश्मन है। जिस पर लियो फेंग कहता है कि आपने सही पहचाना, ये लियो क्लैन का स्लेव है, मगर ये मेरे गार्ड्स को मारकर भाग गया था और अभी क्लियर स्काई का डिसाइपल बनना चाहता है। तभी मूचिन कहता है कि तुम लोग मेरे दोस्त को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, क्लियर स्काई में फाइट करना मना है। जिस पर जिंगिन कहता है कि ये नियम तो बस रियल डिसाइपल के लिए होते हैं और तुम लोग तो शक्ल से चोर नजर आ रहे हो, तो मूचिन तुम बीच में नहीं पड़ो तो बेहतर होगा। अब लियो जिंग लियो फेंग से पूछता है कि बताओ तुम क्या करना चाहते हो। लियो फेंग कहता है कि मैं तो बस तुम्हें मारना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जिसके बाद वो दोबारा से फाइट पर उतर आता है। लियो जिंग कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा।
दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को शो करता है। वो इनेट स्टेज के विसेरा रिफाइनमेंट लेवल पर पहुंच गया था। लू फेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इस लेवल पर कैसे ब्रेक थ्रू कर पाया। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं, मगर तभी एक स्वॉर्ड बहुत तेजी से वहाँ आ जाती है। ये स्वॉर्ड क्लियर स्काई के लीडर चेन फेंग की थी। उस स्वॉर्ड की पावर से वो पूरी जगह शेक होने लगती है और फिर लीडर चेन फेंग उसी स्वॉर्ड की हैंडल पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें वहाँ देख सभी लोग खुश थे। चेन फेंग एक महान कल्टीवेटर थे जिन्हें सभी लोग बहुत पसंद करते थे। अब चेन फेंग कहते कि मेन गेट के सामने पर्सनल फाइट अलाउड नहीं है। यहाँ पर तुम सभी लोग इक्वल हो, चाहे तुम किसी भी राजघराने से हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सभी को नॉर्मल डिसाइपल की तरह ही माना जाएगा। तो लियो फेंग कहता है एल्डर चेन फेंग मुझसे गलती हो गई। अब चेन फेंग लियो जेन से कहते कि शायद मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है एल्डर मेरा नाम लियो जेंग है। आपने कल भी मुझे डीमन से बचाया था, मगर मुझे आपको थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला और आज दोबारा से आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर चेन फेंग कहते कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। अब चेन फेंग कहती कि मुझे हॉल मास्टर से मिलने जाना है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर दोबारा से फाइट हो। जिसके बाद वो फ्लाई करते हुए जाने लगते हैं और उनके पीछे उनकी सोड भी चली जाती है। अब लियो फेंग कहता है कि आज तो एल्डर ने तुझे बचा लिया, मगर ये मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार करना, मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारे बाप के पास भेज दूंगा। अब मूचिन लियो जिंग से कहता है कि तुमने तो यहाँ आते ही दुश्मन बना लिए। ये जो जिंगियन है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सभी डिसाइपल क्लियर स्काई के ट्रायल वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनका पहला एग्जाम होने वाला था। उन्हें ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ के शाम होने से पहले माउंटेन टॉप पर पहुंचना था। डिसाइपल को लग रहा था कि ये तो बहुत आसान है, मगर उन सीढ़ियों को ग्रेविटी स्टेयर्स कहा जाता था और क्लियर स्काई में सिलेक्ट होना बच्चों का खेल नहीं था। अभी सभी डिसाइपल जल्दी से स्टेयर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे वो स्टेयर पर पैर रखते हैं वहाँ की ग्रेविटी बढ़ने लगती है। मूचिन लियो जिंग को बताता है कि स्टेयर पर रेस्ट्रिक्शंस स्पेल डाले हैं, इसलिए ऊपर क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। अब वो दोनों भी क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। मूचिन कहता है कि क्लियर स्काई के लोग कैंडिडेट की फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं ताकि उनके सेक्ट में कोई भी कमजोर डिसाइपल ना हो। तभी वो देखता है कि लियो जिंग 20% ग्रेविटी में भी बड़ी आसानी से आगे बढ़ रहा है। अब मूचिन भी उसके पीछे जाता है। वो कहता है कि मेरी तो अभी से हालत खराब हो गई, मगर तुम तो बड़ी आसानी से ऊपर जा रहे हो। जिस पर लियो जिंग बताता है कि शायद मेरी बॉडी स्ट्रांग है, इसलिए मुझे अभी तो तकलीफ नहीं हो रही। जिसके बाद ये लोग 50% ग्रेविटी को भी जैसे तैसे पार कर लेते हैं। लियो जिंग देखता है कि उसकी बॉडी पर फायर फ्लो होने लगी है। वो कहता है कि शायद ग्रेविटी स्टेयर्स हमारी बॉडी को रिफाइन कर रहे हैं। अब इन लोगों को आगे की स्टेयर्स क्लाइंब करनी थी, मगर तभी मास्टर जिंग इनका सर्वेंट कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ से आगे जाना है तो तुम्हें हमें 200 क्रिस्टल देने होंगे। जिसके बाद वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है। मूचिन कहता है यार अब ये क्या नाटक लगा रखा है। तभी लियो जिंग इनसे पूछता है कि तुम लोग हमें ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। वो कहता है लियो जिंग तुम एक मामूली स्लेव हो, भला तुम मुझे सवाल कैसे कर सकते हो। अब वो अपने सर्वेंट से कहता है कि किसी भी सूरत में ये लोग ऊपर नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वो सर्वेंट कहता है कि लियो जिंग को छोड़कर तुम सभी लोग ऊपर जा सकते हो, मगर तुम्हें 200 क्रिस्टल देने होंगे, तभी मैं तुम्हें फॉर्मेशन के अंदर जाने दूंगा। और रही बात लियो जिंग की, तो वो यहाँ से सीधा घर जाएगा। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल कहते कि 200 क्रिस्टल बहुत ज्यादा है, तुम लोग तो हमें लूट रहे हो। लियो जिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो सीधे जाकर उस फॉर्मेशन पर पंच मार देता है। इधर जिंग 80% ग्रेविटी वाले स्टेयर के पास पहुँच जाता है। उसके हाथ में एक आर्टिफैक्ट था जो उसे लियो फेंग ने दिया था। उसने कहा था कि इस आर्टिफैक्ट से तुम्हारी पावर बूस्ट होंगी और तुम आराम से ट्रायल को पास कर लोगे। इस आर्टिफैक्ट को हेवंस नेट बैंगल कहा जाता है। इसे ज़्यूस क्लैन के लोग यानी फेमस लोहारों ने बनाया है। ये आपके बहुत काम आएगा। जिंगियन तुरंत ही उस नेट बैंगल को एक्सेप्ट कर लेता है और लियो फेंग से कहता है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखता, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लियो फेंग उसे कुछ बताता है। अब उसने क्या बोला था ये हमें आगे पता चलेगा। अब हम देखते कि जिंगियन उस बैंगल को पहनकर एकदम आराम से सीढ़ियों पर मौजूद 80% ग्रेविटी को क्रॉस कर लेता है और वो इस सिलेक्शन कॉन्टेस्ट का पहला विनर बन जाता है। तभी क्लियर स्काई से अनाउंसमेंट होती है कि जिंगियन ट्रायल पास कर चुका है। वो अनाउंसमेंट ये लोग भी सुन लेते हैं। तभी वो सर्वेंट कहता है कि मेरे मास्टर तो इस ट्रायल में फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं, मगर तुम लोग यही रहोगे क्योंकि तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, लोग थर्ड क्लास वाले हो। अब उसकी बातें सुनकर लियो जिंग बहुत भड़क जाता है और कहता है कमीने तू किसी थर्ड क्लास वाला बोल रहा है, रुक मैं अभी तुझे तेरी क्लास दिखाता हूँ। अब उस सर्वेंट उसका गुस्सा देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि अगर तुमने फॉर्मेशन को तोड़ा तो मेरे मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो लियो जिंग कहता है तेरे मास्टर से मेरी जूती भी नहीं डरती, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। जिसके बाद वो अज़ूर ड्रैगन की पावर्स का यूज करके उस फॉर्मेशन पर ढेर सारे पंचेस मार देता है, जिससे वो उस फॉर्मेशन की वर्ड स्पेस में पहुँच जाता है। वहाँ पर 4 स्पिरिट थे
थे जो इस फॉर्मेशन के गार्डियंस थे वो तुरंत ही लियो जिंग पर अटैक कर देते हैं, मगर लियो जिंग अपने डैगर से उन पर हमला कर देता है और 1 बाय 1 उन सभी को फिनिश करके फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होकर वो फॉर्मेशन टूट के बिखर जाता है। अब उस सर्वेंट की हालत खराब हो गई थी, उसे लग रहा था कि लियो जिंग उसे भी खत्म कर देगा, मगर वो तो बस उसके पेट में एक जबरदस्त लात मार देता है। मुचिन कहते वाह मेरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। अब लियो जिंग सभी डिसाइपल से कहता है कि जल्दी से चलो, हमारा पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है। अब शाम ढलने को आती है, लेकिन तब तक ये लोग जैसे तैसे माउंटेन टॉप पर पहुंच चुके थे। इन लोगों ने एक ट्रायल तो पूरी कर ली थी, मगर इसके बाद क्रिम्सन ट्रायल थी जो इससे भी ज्यादा मुश्किल थी। तो क्रिम्सन ट्रायल रात में स्टार्ट हो जाती है। अब हमें स्टोन फॉरेस्ट दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत डरावना था। वहाँ पर बहुत ही खूंखार बीस्ट रहा करते थे जिन्हें फैंटम बीस्ट कहा जाता है। इस जंगल के हर एक कोने में बीस्ट मौजूद थे, वह शिकार करने के लिए बेताब थे। इस ट्रायल का रूल था कि पार्टिसिपेंट ने किसी भी फैंटम बीस्ट से सीरियसली इंजर्ड नहीं होना है और उन्हें अपना टोकन भी संभाल कर रखना है। अगर वो खुद घायल हो गया या फिर टोकन टूट गया तो उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। इन लोगों के पास जो टोकन्स थे उनमें ऐसी पावर्स डाल रखी थी कि वो टोकन उस डिसाइपल की कल्टीवेशन लेवल को भाप कर उसी लेवल का बीस्ट समन करता है ताकि मुकाबला बराबरी का हो। जिसके बाद कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। कई सारे डिसाइपल फैंटम बीस्ट के हाथों घायल होते जा रहे थे। तभी मुचिन के पास भी एक भयानक बीस्ट पहुंच जाता है। मुचिन उससे लड़ने की बजाय भागने लगता है। वो एक पत्थर को ढाल जैसा यूज करके लियो जिंग से मदद मांग रहा था। लियो जिंग तुरंत ही अपने दोस्त की हेल्प करने आ जाता है। वो खुद के टोकन से एक फॉर्मेशन बनाता है और उसके फैंटम बीस्ट को समन कर लेता है। वो एक टाइगर बीस्ट था जो सीधे जाकर स्नेक डीमन पर हमला कर देता है, मगर वो स्नेक टाइगर को जकड़ लेता है। ये देख लियो जिंग फैंटम बीस्ट को वापस टोकन में डाल देता है और खुद ही स्नेक बीस्ट से फाइट करने लगता है। वो रेड सैंडलवुड का यूज करके स्नेक पर अटैक कर देता है। उसके एक ही पंच में वो फैंटम बीस्ट गायब हो जाता है। मुचिन कहते थैंक यू मेरे भाई, अगर तुम नहीं होते तो ये सांप मुझे निगल ही लेता। अब उनके सामने एक और खतरनाक स्पाइडर डीमन आ जाता है, जिसे देख सबसे पहले तो लियो जिंग भाग जाता है और फिर उसे देखकर मुचिन भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सूरज निकलते ही ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा और जो पहले 100 डिसाइपल्स फिनिशिंग पॉइंट पर आएंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगी। तो अगर तुम लोगों को वाकई क्लियर सेक्ट का हिस्सा बनना है तो जी जान लगा दो। जिसके बाद हमें ट्रायल ऑब्जर्वेशन रूम दिखाई जाती है। वहाँ पर एक मैजिकल मिरर था जिसमें डिसाइपल को देखा जा सकता था। तभी वहाँ पर ड्रिजल पिक की मेंटर आ जाती है, उसका नाम लिंगियान था। वो कहती कि हमारे क्लियर स्काई में 33 पिक्स है, मगर ड्रिजल पिक उन सबसे कमजोर है। तो मैंने सोचा चलो आज डिसाइपल का परफॉर्मेंस देखते हैं ताकि मैं ड्रिजल पिक के लिए उन्हें सिलेक्ट कर पाऊँ। जिस पर मेंटर जो कहती कि मेंटर लिंगियान आप सही वक्त पर आई हो, कॉन्टेस्ट अभी अभी शुरू हुआ है। अब वो दोनों भी कॉन्टेस्ट देखने लगते हैं। इधर लियो जिंग और मुचिन सस्पेंशन ब्रिज पर पहुंच गए थे। मुचिन कहता है कि यहाँ से फिनिशिंग पॉइंट बहुत नजदीक है, मगर जितना नजदीक फिनिशिंग पॉइंट होगा मुसीबतें उतनी ही ज्यादा होंगी। और तभी उनके सामने कुछ डिसाइपल भेड़िए लेकर आ जाते हैं। वो लियो जिंग से कहते हैं कि तुम्हारा टोकन हमें दे दो और कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाओ। जिस पर लियो जिंग कहते हैं तुम हो कौन जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो, और भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर भी 2 डिसाइपल भेड़ियों को लेकर खड़े थे। वो कह रहे थे कि तुम्हें टोकन देना ही होगा। शुक्र मनाओ कि जिंगेन की इंसल्ट करने के बावजूद भी वो तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। अब वो लोग भेड़ियों को लियो जिंग पर छोड़ देते हैं। तो लियो जिंग तुरंत ही मुचिन को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। दरअसल वो उसे महफूज रखना चाहता था, मगर वो सिर्फ उसे नीचे ही नहीं फेंकता बल्कि लोहे की जंजीरों से उसे सेफली लैंड भी करवा देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इनसे निपट कर आता हूँ। अब लियो जिंग उन भेड़ियों के साथ लड़ने लगता है। एक भेड़िया लियो जिंग को उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से लियो जिंग का टोकन ब्रिज की दरार से नीचे गिर जाता है। वो भेड़िया लियो जिंग को नोचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर लियो जिंग ब्रिज की लकड़ी निकालकर उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अब लियो जिंग और भेड़ियों के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सेंटीपीड फैंटम बीस्ट आ जाती है। वो तुरंत ही उन भेड़ियों को निगलने लगती है। उनके मरते ही जो 2 डिसाइपल थे उनके टोकन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो कॉन्टेस्ट से बाहर जाते हैं। लियो जिंग देखता है कि वो क्रीचर मैरो रिफाइनमेंट लेवल पर है, यानी कि वो उससे एक लेवल आगे थी। अब उसका टारगेट लियो जिंग था, तो चुपके से डैगर को निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने डैगर को गोल गोल घुमाकर उस सेंटीपीड के मुंह पर मार देता है, मगर इससे वो सेंटीपीड और ज्यादा भड़क जाती है। तो लियो जिंग तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और वो सेंटीपीड उसका पीछा कर रही थी। अब लियो जिंग को उसकी दोस्त मुचिन की आवाज आती है। वो कहता है मेरे भाई मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते कि मुचिन एक सुअर पर सवार होकर उसी की तरफ आ रहा था। वो जाकर सेंटीपीड के सिर पर ब्लास्टिंग एमुलेट लगा देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, मगर वो सेंटीपीड सही सलामत थी। अब उस सेंटीपीड लियो जिंग को छोड़कर मुचिन के पीछे लग जाती है।
इधर सेक के एल्डर कॉन्टेस्ट देख रहे थे। वो हैरान थे कि कुछ डिसाइपल सेंटीपेड के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी लिंगियन कहती कि लिu जिंग सिर्फ चौथी लेवल पर है और ये सेंटीपेड 5वीं लेवल पर है, मगर फिर भी वो इस फैंटम बीस्ट का मुकाबला कर रहा है। इधर मू चिन लिu जिंग से मदद मांग रहा था तो लिu जिंग अपनी दोस्त को मुसीबत में देखकर डर जाता है। वो तुरंत ही अपनी पावर से सेंटीपेड पर वहाँ मौजूद पत्थर गिराने लगता है, जिसके नीचे वो सेंटीपेड पूरी तरह से दब जाता है, मगर वो उन सारे पत्थरों को चीर देती है और दोबारा से मू चिन का पीछा करने लगती है। तो लिu जिंग अपनी डैगर निकालकर गोल गोल घुमाते हुए उस सेंटीपेड का गला काट देता है, जिससे वो तुरंत ही खत्म हो जाती है। अब वो मू चिन से कहता है कि चलो हमें फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचना है, लेकिन इधर मू चिन बहुत रो रहा था क्योंकि वो जिस सुअर पर बैठा था उस सुअर को और खेलना था, जिस वजह से वो मू चिन को वहाँ से जाने ही नहीं दे रहा था। ये देखकर लिu जिंग को इन दोनों पर हंसी आ रही थी। थोड़ी देर बाद मू चिन उस सुअर से अपनी जान छुड़ा लेता है और कहता है कि मैंने बहुत बार कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, मगर हर बार सेंटीपेड की वजह से मैं हार जाता था, लेकिन आज तुम साथ थे तो देखो मैं अभी तक कॉन्टेस्ट में बना हुआ हूँ। और हाँ, ये लो तुम्हारा टोकन, मुझे ब्रिज के नीचे मिला था। लिu जिंग कहता है मेरे भाई इस बार तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगे, मगर तभी वहाँ पर जिंगेन आ जाता है। वो कहता है कि कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथ में है। वो लिu जिंग से कहता है कि तुमने मेरा फॉर्मेशन तोड़ दिया और मेरे साथियों को कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट कर दिया, जिस वजह से मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ, तो बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें। मू चिन कहता है तुम बहुत बेशरम हो, तुमने इतने सारे हथकंडे अपनाए मगर आखिर में क्या हुआ, लिu जिंग ने तुम्हें मात दे दी। सच बताओ तो तुमने दूसरों पर जलना बंद करके खुद की कमियों को देखना चाहिए। ये सुनकर जिंगेन 2 टोकन्स बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुमने बहुत जबान चला ली, अब मेरी पावर्स के मजे उठाओ। जिसके बाद वो एक टोकन नीचे फेंकता है, उसमें से ढेर सारी एनर्जी बाहर आने लगती है और फिर उसमें से एक फैंटम बीस्ट बाहर आ जाता है। वो बाकी के सारे फैंटम बीस्ट से अलग था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसके चलने से वहाँ की जमीन शेक हो रही थी। अब लिu जिंग मू चिन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इससे निपटता हूँ, मगर मू चिन उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। तो लिu जिंग कहता है कि ये मौका हाथ से मत जाने दो, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे रोक लूंगा। जिसके बाद वो अपने टोकन में से कुछ बीस्ट बाहर निकालता है और उस गोल्डन लाइन पर हमला कर देता है, मगर लायन बीस्ट लिu जिंग के सभी बीस्ट को 1 बाय 1 खत्म कर देता है। ये देखकर मू चिन वहाँ से भागने लगता है। वो लिu जिंग से कहता है कि मैं एक दूसरा वेपन लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसे रोक के रखो, मगर लिu जिंग उसे वापस आने से मना कर देता है। इधर ऑब्जर्वेशन रूम में मिस लिंगियन लिu जिंग का परफॉर्मेंस देखकर हैरान थी। वो कह रही थी कि ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर तभी वो जिंगेन को देखती है जो अपनी मैजिकल पावर से ऑब्जर्वेशन मिरर को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से एल्डर्स कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वो कहती कि जिंगेन ने ट्रायल में कुछ गड़बड़ की है, वो चीटिंग कर रहा है, जिस वजह से हमने ये ट्रायल कैंसिल कर देनी चाहिए। तभी दूसरे मेंटर्स कहती कि लिंगियन आप प्रिंसेस हो, मगर आप एंट्रेंस ट्रायल में दखल नहीं दे सकती हो, ये क्लियर सेक का इंटरनल अफेयर है, इसलिए हम आपको ट्रायल कैंसिल नहीं करने दे सकते। और साथ ही जिंगेन बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम उसे ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते, हमें ठोस वजह चाहिए होगी, तो हम ट्रायल के बाद इस बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी बातें सुनकर लिंगियन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचती कि ये बुड्ढे जिंग फैमिली से इतना डरते हैं कि वो उसकी सारी हरकतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और तभी वहाँ का मिरर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। इधर लिu जिंग रेड सैंडलवुड पाम से उस बीस्ट पर हमला करता है, मगर वो बीस्ट उसके अटैक को रोक देता है और वो लिu जिंग को जमीन पर पटक देता है। अब वो गोल्डन लाइन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी जिंगेन बताता है कि लिu जिंग तुम जितनी ज्यादा स्ट्रगल करोगे, गोल्डन लाइन उतना ही तुम्हें मारने के लिए एक्साइटेड होगा। अब लिu जिंग अपने फैंटम बीस्ट के साथ मिलकर गोल्डन लाइन पर हमला करने चला जाता है। गोल्डन लाइन फैंटम बीस्ट के साथ फाइट करने में बिजी था। तब तक लिu जिंग वहाँ से भागने लगता है, मगर गोल्डन लाइन उसे वहाँ से भागने ही नहीं दे रहा था। वो लिu जिंग को उठाकर दूर फेंक देता है। अब जिंगेन कहता है कि लिu जिंग अगर तुम्हारे पास कोई और मूव हो तो उसे यूज करो, नहीं तो बाद में यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो लिu जिंग अपना डैगर निकाल लेता है। डैगर देखकर जिंगेन कहता है बस ये डैगर है तुम्हारे पास, उससे तुम क्या कर लोगे। अब गोल्डन लाइन लिu जिंग की तरफ अटैक करने आगे बढ़ रहा था। तभी लिu जिंग अपने डैगर की मदद से गोल्डन लाइन पर पत्थर गिराने लगता है, जिसके बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और जिंगेन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम गोल्डन लाइन का यूज करोगे, तुम तो 1 नंबर के डरपोक हो। जिसके बाद वो ढेर सारी स्वॉर्ड को समन करके गोल्डन लाइन पर हमला कर देता है। इतनी सारी तलवारों की बारिश में वो गोल्डन लाइन मारा जाता है। इधर सभी एल्डर्स लिu जिंग की फाइट देख रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि वो जिंगेन से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोल्डन लाइन को मारने के बाद लिu जिंग की हालत खराब हो जाती है। तब तक जिंगेन उसके साथ फाइट करने आ जाता है। वो लिटिल फैन पियर से लिu जिंग पर हमला करना शुरू कर देता है, जिस वजह से लिu जिंग बहुत दूर जाकर गिर जाता है। अब जिंगेन कहता है लिu जिंग मैं बस तुम्हें
एलिमिनेट करना चाहता था, मगर अब मैंने मेरा इरादा बदल दिया है। अब तो मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। जिसके बाद वो अपना पंखा उसकी गले के पास ले जाने लगता है। लिu जिंग कहते, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारना चाहते हो? और तभी अचानक से उसकी पावर्स बढ़ जाती है। जैसा कि हमें पता है, अज़ुर ड्रैगन लिu जिंग पर कोई आँच नहीं आने देता, तो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पर एनर्जी का एक ब्लास्ट होकर हम अज़ुरी ड्रैगन को देखते हैं, जो लिu जिंग में अपनी पावर्स डाल देता है, जिसकी मदद से लिu जिंग एक ही पंच में जिंगियन को बुरी तरह से घायल कर देता है। उस पंच में ड्रैगन की पावर्स थी, जिस वजह से जिंगियन वहाँ के पत्थरों को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तब तक वहाँ पर मूचेन आ जाता है। वो अपनी सुअर पर बैठकर एक भाला और ढाल लेकर वहाँ आया था। तभी सुअर उसे नीचे गिरा देता है और उसकी हालत देखकर लिu जिंग की हंसी छूट जाती है। वो कहता है कि तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई, चलो कॉन्टेस्ट खत्म करते हैं। इधर कॉन्टेस्ट के डिसाइपल डाइस पर पहुंच गए थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि हम नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों में से कोई विनर होगा। तभी एक डिसाइपल कहता है कि ऐसा होना जरूरी तो नहीं। तुम्हें पता है, क्लियर सेक के लीडर चेन फेंग नोबल फैमिली से नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि चेन फेंग की बात अलग है, वो एक जीनियस थे और उनकी मार्शल पावर्स को देखकर क्लियर स्काई ने अपने नियमों को बदल दिया और उन्हें पहली प्लेस मिल गई थी। मगर यहाँ ऐसा कोई नहीं जो चेन फेंग जैसा बहादुर हो। मगर तभी वो लोग लिu जिंग और मूचिन को वहाँ आते हुए देखते हैं और तभी अनाउंसमेंट भी की जाती है। ट्रायल का फर्स्ट विनर लिu जिंग था और सेकंड विनर था मूचिन। मूचिन को तो उस अनाउंसमेंट पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लिu जिंग कहता है, मेरे भाई तुम सेकंड नंबर पर आए हो। वो कहता है, लिu जिंग तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कॉन्टेस्ट नहीं जीतता। अब वहाँ पर एल्डर्स आ जाते हैं। लिंगियन कहती है, लिu जिंग तुमने इनेट स्टेज के गोल्डन लाइन और मैरो रिफाइनमेंट वाले सेंटीपेड को खत्म किया, जो कि तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल थे और उसी वजह से तुम्हें फर्स्ट प्लेस मिला है। तभी वहाँ पर जिंगियन आ जाता है। वो बुरी तरह से घायल था और रैंकिंग में सबसे लास्ट था। वो लिu जिंग से कहता है कि मैं तुम्हें आज न कल खत्म ही कर दूंगा, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। तभी लिंगियन जिंगियन से पूछती है कि तुमने गोल्डन लाइन कहाँ से लाया था, क्योंकि हमने तो वैसा कोई फैंटम बीस्ट कॉन्टेस्ट में अलाउड नहीं किया था। तो जिंगियन तुरंत ही अपना बैंगल छुपाने लगता है। लिंगियन कहती है कि तुमने कॉन्टेस्ट में चीटिंग की है, प्लेयर्स का ऐसे खतरनाक बीस्ट को कॉन्टेस्ट में कभी भी अलाउड नहीं करता। जिसके बाद वो अपनी पावर से उसका हेवन नेट बैंगल निकाल लेती है और पूछती है कि बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिला था। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल आपस में बात कर रहे थे कि ये लोग तो इतने अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, मगर फिर भी कॉन्टेस्ट में चीट किया। इस बंदे ने तो अपनी फैमिली की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तभी मेंटर जू कहते हैं कि जिंगियन की फैमिली ने पीढ़ियों से हमारे सेक को सपोर्ट किया है, तो उनके खातिर आप जिंगियन को एक बार माफ कर दीजिए। मगर लिंगियन ऐसे मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट थी। जिंगियन से कहती कि तुम्हें बताना होगा कि ये बैंगल तुम्हें किसने दिया है और मैं ये मसला यहीं पर हल कर दूंगी। तो जिंगियन तुरंत ही लिu फेंग का नाम बता देता है। वो कहता है, इसी ने मुझे बैंगल दिया था और लिu जिंग को पीटने के लिए बोला था। तो लिंगियन मेंटर जू से कहते, देखिए लिu फेंग तो आपका ही डिसाइपल है, तो आप ही डिसाइड कीजिए उसके साथ क्या करना है। तो मेंटर जू लिu फेंग पर बहुत भड़क जाते हैं, मगर लिu फेंग तुरंत ही उनसे माफी मांगने लगता है। तो मेंटर जू उसे लात मार के भगा देते हैं। अब अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद लिu जिंग और मूचिन ड्रिजल पिक के एल्डर लिंगियन से मिलते हैं और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ड्रिजल पिक में शामिल कर लो। जिस पर लिंगियन कहती है, क्या तुम यूनाइटेड हेवंस पिक में नहीं जाना चाहते हो? वो तो क्लियर स्काई का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिक है, तुम ड्रिजल पिक में क्यों आना चाहते हो? मेरा पिक तो रैंकिंग में सबसे नीचे है। जिस पर लिu जिंग कहते हैं, मास्टर रैंकिंग मायने नहीं रखती, बल्कि इंसान रखते हैं और मुझे सच्चाई का साथ देने वाले लोग पसंद है। आपने हमारे जैसे लोगों के लिए स्टैंड लिया, इससे पता चलता है कि आपका ड्रिजल पिक कैसा होगा। ये सुनकर लिंगियन सोचती है कि दोनों भी बहुत ऑनेस्ट है, इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मगर फिर भी मैं इन दोनों को अपने पिक में शामिल करूंगी। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर से उनके कपड़े बदल देती है। जिंगियन उन्हें दूर से ही देख रहा था। वो कहता है, लिu जिंग तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई और मैं यकीनन तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। जिसके बाद ये लोग ड्रिजल पिक में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। लिंगियन बताती है कि ये हमारा अरीना है, यहाँ पर तुम लोग हर रोज प्रैक्टिस करोगे। अब लिंगियन कहती है कि तुम मेरे पिक के डिसाइपल बन चुके हो, तो तुम्हें मेरे बनाए रूल्स को फॉलो करना होगा। तुम यहाँ जो मर्जी आए वो कर सकते हो, बस आपस में लड़ाई मत करना। तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे दरमियान कभी दखल नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें दूसरे पिक के डिसाइपल के साथ फाइट करने की परमिशन देती हूँ। अगर तुम फाइट में हारने वाले हो तो भाग के आ जाओ और फिर कड़ी मेहनत करके दोबारा से वापस जाकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाओ। लिंगियन के नियम इन दोनों को बहुत अच्छे लग रहे थे। अब रात के समय लिu जिंग अपने कमरे में आ जाता है। वो लंबे अरसे के बाद इतनी साफ जगह पर आराम कर रहा था। अब वो जैसे ही सोता है उसे एक सपना आ जाता है। उसकी सिस्टर लियोयान कैद में है और वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, मगर तभी बिंगियन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वो सारी स्टेयर्स को तोड़कर लिu जिंग को नीचे गिरा देता है और इसी के साथ लिu जिंग की नींद खुल जाती है। अब वो अपने फादर को याद करके कहता है कि मैं क्लियर स्काई में आ गया हूँ, मैं जल्दी मेरी बहन लियोयान को बचा लूंगा। लिu
जिंग 2 सालों से कैद में था। उसने बहुत टॉर्चर झेला था, मगर आज वो आजाद था और अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। उसने पिछले 2 सालों में कभी आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाया था, मगर आज वो अपनी बहादुरी का मुखौटा हटाकर रोता है। तभी वहाँ पर लिंगियान आ जाती है। वो कहती कि अपनों से दूर होने का गम हमें अंदर से तोड़ देता है, मगर हमने हिम्मत रखनी चाहिए। मुझे बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो? तो लियो जिंग उसे अपनी सारी कहानी बता देता है। वो कहता है मुझे पर्ग्यूटरी माउंटेन में जाना होगा, जिस पर लिंगियान कहती मुझे पता है तुम वहाँ जल्दी से जाना चाहते हो, मगर एक्सटर्नल डिसाइपल वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी तक ये तय नहीं है कि तुम्हारी बहन वहीं पर है। मुझे इतना तो पता है कि तुम्हारी बहन को कोई पनिशमेंट नहीं मिली है। ये सुनकर लियो जिंग बहुत शॉक था। वो कहती कि मुझे भी पूरी सच्चाई नहीं पता, मगर जैसे तुम थोड़े स्ट्रॉन्ग बनोगे तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। लियो जिंग कहता है कि एल्डर प्लीज मुझे बताएं कि मैं जल्दी से स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। तो लिंगियान उसे हेवनली बुक पवेलियन में ले जाती है, जहाँ पर स्किल्स के मैनुअल थे। वो कहती कि नए डिसाइपल्स किसी भी एक बुक को फ्री में ले सकते हैं। जिसके बाद वो लिंगियान को लेकर पवेलियन के अंदर जाने लगती है। वो कहती कि यहाँ पर 4 ग्रेड्स की किताबें हैं, हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। उनमें 8 लेवल्स होती है। जितनी ज्यादा पावरफुल बुक की तुम प्रैक्टिस करोगे तुम उतने ही पावरफुल बन जाओगे। हमारे सेक्ट ने एक बार हेवन पनिशिंग बीस्ट का शिकार किया था। वो स्पिरिट इल्यूमिनेशन स्टेज का बीस्ट था, तो उसके रिमेन्स अभी भी इस पवेलियन में दफन है। तो वो रिमेन्स डिसाइपल की टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर जो भी रोशनी है वो उसी बीस्ट के रिमेन से आ रही है। अब वो एक फ्लोर पर आके रुक जाते हैं। लिंगियान कहती है कि तुम यहाँ से बुक उठा सकते हो। वो कहती है कि तुम्हें अपने आप फील होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बुक सही है। तो लियो जिंग बुक ढूंढने में लग जाता है। वो लोअर फ्लोर से कोई बुक नहीं उठाता क्योंकि उनकी ऑरा काफी वीक थी। वो सीधे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगता है क्योंकि वहाँ पर हेवन ग्रेड की किताबें थी, मगर वहाँ पर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बीस्ट थे जो लियो जिंग पर हमला कर देते हैं। तो लियो जिंग उन्हें अपने डैगर से तुरंत ही खत्म कर देता है। अब वो हायर ग्रेड के मैनुअल को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। मगर लियो जिंग ने ठान लिया था कि उसे कुछ भी करके हायर स्किल वाला मैनुअल चाहिए। इधर लिंगियान समझ जाती है कि लियो जिंग मुसीबत में है, तो बहुत घबरा जाती है। अब लियो जिंग एक बुक के पास पहुँच जाता है जो कि बहुत हाई स्किल मैनुअल था। वो जैसे ही उसे टच करता है वो एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के स्टेचूज थे। अब वो सारे स्टेचूज गायब होकर उसके सामने खतरनाक बीस्ट आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।